नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय। मेरे YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले सेशन में पीएटी के कुछ पुराने पेपर यानी ओल्ड पेपर के क्वेश्चन हल कर रहे थे, आज भी हम पुराने पेपर के कुछ क्वेश्चन ही हल करेंगे, जिसमें हमने द्वितीय पार्ट के 50 क्वेश्चन हल कर लिए थे और आज के इस सेशन में हम बाकी के 50 क्वेश्चन हल करेंगे। इसके बाद हम 176वां क्वेश्चन की हम बात करेंगे। हल्की नस्ल की मुर्गियों की चूजे को कितने इंच धरातल स्थान की आवश्यकता होती है? कहने का मतलब ये है, जैसे ज्यादातर मुर्गी को जो है 12 इंच की आवश्यकता पड़ती है, यानी 1 फुट स्क्वायर की आवश्यकता पड़ती है, यानी हाँ इतनी लगभग इतनी पड़ती है। तो यदि छोटी मुर्गी है जो ज़्यादा मांस नहीं देती है, जैसे देसी जाती है, तो उनके लिए जो है 5 से 7 इंच पर्याप्त है। लेकिन जो जो वजन अच्छा देती है और अंडे अच्छे देती है, उसके लिए लगभग जो है 12 इंच की आवश्यकता होती है। अब 177वां क्वेश्चन हमारा है, प्रथम दिन तक शावक को कितने भाग उसकी माँ का खीस पिलाना चाहिए? कहने का मतलब ये हुआ कि खीस वह स्राव है जो कि बच्चा जनन के तुरंत बाद मादा से प्राप्त होता है। तो उस बच्चा जो जनन करती है माँ, उसे शावक भी कहा जाता है। तो उसको प्रथम 3 दिन तक कितना खीस पिलाना चाहिए ताकि उसको रोग रोधक क्षमता से शक्ति मिले और उसका सब सिस्टम सही चलते रहे। तो उसके लिए जो है 1/5वां भाग, शरीर भार का 1/5वां भाग देना चाहिए। वैसे तो 3 दिन के बाद में 1/10वां भाग से लेकर उसको दूध पिलाना चाहिए, लेकिन खीस के लिए 3 दिन तक, प्रथम 3 दिन तक, ताकि उसकी पाचन शक्ति ठीक रहे, इसके लिए 1/5वां भाग देना चाहिए। 178वां क्वेश्चन की हम बात करेंगे। कुक्कुट आहार में कच्चे रेशे की मात्रा कितनी प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? कच्चे रेशे की मात्रा कुक्कुट आहार में जो है 7 से 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब 179 क्वेश्चन, कुक्कुट में निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु रोग है? यानी कुक्कुट में आपको तो पता ही है, सबसे ज़्यादा भयंकर और विषाणु जनित रोग है जो मुर्गी में यदि हो जाता है तो मुर्गी का पूरे के पूरा जो है चूजे मर जाते हैं। तो वो है रानीखेत। ये सबसे भयंकर बीमारी है और मुर्गी की मुख्य बीमारी भी यही है और मुर्गी पालन में मुख्य समस्या भी यही है। इससे निदान केवल यही है कि सुरक्षा और बचाव। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कि 180वां क्वेश्चन, शावक की उम्र का चयन कीजिए जिसमें उसको दलिए के रूप में शावक प्रारंभिक खिलाते हैं। यानी जो नया बच्चा रहता है, यदि गाय दूध कम दे रही है, कोई कारणवश उसको ठीक से दूध नहीं मिल पा रहा, तो हमें दलिया उसको कितने सप्ताह तक खिलाना चाहिए? उसे हमें 6 सप्ताह तक दलिया खिलाना चाहिए ताकि वो हष्ट पुष्ट बना रहे और शरीर का स्तर भी ना गिरे। जैसे कि दोस्तों इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि यदि बछड़ा जो है जन्म के बाद प्रतिदिन यदि 250 ग्राम उसका वजन बढ़ रहा है तो वो स्वस्थ है, और यदि इससे कम यदि प्रतिदिन बढ़ रहा है तो वो जो है वो सही नहीं है, उसमें किसी न किसी प्रकार की विकृति है। इसलिए ये चीज़ विशेष ध्यान में रखनी होती है। तो 6 सप्ताह तक उसको दलिया खिलाना चाहिए। 181वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कुक्कुट की कौन सी नस्ल भारतीय नस्ल है? कुक्कुट की सबसे प्रसिद्ध नस्ल है भारतीय नस्ल असील है। इसके बाद में हम चलते हैं आगे का, मुर्गियों में दिकाजी नस्ल कौन सी है? मुर्गियों में दिकाजी नस्ल है रोड आइलैंड रेड। क्या? रोड आइलैंड रेड, जो कि प्रतिवर्ष 100 से 200 अंडे तक देती है और ये अमेरिका की नस्ल है और यह अंडा एवं मांस के लिए पाली जाती है। 143वां क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में मुर्गी पालन का भविष्य कैसा है? भारत में मुर्गी पालन का आने वाले दिनों में भविष्य बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे 183 क्वेश्चन,
भारत में मुर्गी पालन का भविष्य, हाँ ये हो गया, बहुत उत्तम या अच्छा है। 184वां क्वेश्चन, मुर्गी पालन में सबसे अधिक रुकावट का कारण है बीमारी नियंत्रण, यानी इसमें जब एक बार बीमारी चालू हो जाती है तो फिर उसका नियंत्रण करना कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ऐसी बीमारी लगती है जो संक्रामक होती है, जो एक दूसरे के छुआछूत या आहार से या पानी पीने से या फार्म से भी ये फैलती है। इसलिए सबसे मुख्य समस्या है बीमारी का नियंत्रण। अब 185वां क्वेश्चन, 5% वसा वाले 100 लीटर दूध से 40% वसा वाली कितनी क्रीम प्राप्त होगी। कहने का मतलब ये है 100 लीटर दूध है और उसमें वसा की मात्रा 5% है और हमें क्रीम चाहिए 40% वाली, तो कितनी क्रीम बनेगी, तो 12.5 किलोग्राम क्रीम बनेगी। 186वां क्वेश्चन, गाय के दूध में भैंस के दूध का मिला होने को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। गाय का दूध यदि भैंस के दूध में मिश्रण कर दिया जाए फैट के चक्कर में, यानी फैट की मात्रा बढ़ाने के लिए, तो उसमें एक हंसा परीक्षण किया जाता है। और दूध में बहुत सारे परीक्षण भी किए जाते हैं, जैसे नाइट्रेट परीक्षण। तो नाइट्रेट परीक्षण तब किया जाता है जब यदि वर्षा का जल दूध में मिला हो, उसका पता लगाने के लिए नाइट्रेट परीक्षण किया जाता है। इसके बाद में आयोडीन का परीक्षण, तो आयोडीन का परीक्षण तब करते हैं दूध में कि यदि दूध में स्टार्च तो ना मिला हो, यदि स्टार्च की मिलावट का पता करना है तो हम आयोडीन परीक्षण करते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे 187वां क्वेश्चन, कौन सी फसल को चारे से अधिक बार चराने के लिए काटा जाता है। जैसे रिचका जो है कम से कम इसकी 6 से 7 बार जो है कटाई की जाती है। देखो चारे की फसल अच्छी तो बरसीम भी है, लोबिया भी है, और इसके बाद में हम बात करेंगे अल्फा या लूसर्न है, लेकिन इनमें इससे कम कटाई होती है। जैसे बरसीम की मैं बात करूं तो बरसीम तो दोस्तों आपको पता ही है, बरसीम तो उत्पादन के लिए दुग्ध डेयरी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फसलें हैं, जो रबी की फसलें हैं, और इसकी पहली कटाई जो है 50 से 55 दिन में की जाती है और दूसरी कटाई जो है फिर 20 से 25 दिन के अंतराल पर हम करते हैं। ऐसी 4 कटाई हम लगातार लेते हैं और उसमें प्रोटीन की मात्रा हम देखेंगे तो 15 से 20% कूड प्रोटीन पाई जाती है, और पत्तियों में प्रोटीन की बात करेंगे तो 20% प्रोटीन पाई जाती है। और बरसीम की बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में की जाती है, और बरसीम का मुख्य क्षेत्र की हम बात करें जैसे पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, यानी जिस जगह में डेयरी का उद्योग ज़्यादा किया जाता है, हालांकि ये पूरे भारत में उगाई जाती है, तो ये बरसीम की फसलें बहुत महत्वपूर्ण फसलें हैं। और बरसीम एक लेग्यूम फसल भी कहलाती है और इसका वैज्ञानिक नाम है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम और फैमिली इसकी है लेग्यूमिनेसी और उत्पत्ति स्थान है इजिप्ट, और इसको हम इजिप्टियन क्लोवर भी कहते हैं। तो ये बरसीम के मैंने आपको कई सारे फैक्ट बताए, और इसकी यदि सीड रेट की मैं बात करूं तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। तो आप भी यदि डेयरी का व्यवसाय करते हैं तो दूध यदि अच्छा उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो आप भी बरसीम की फसल जरूर लगाएं, ये बहुत अच्छी फसल है। चलिए हम आगे चलते हैं। 188वां क्वेश्चन हमारा है, जानवर को किस प्रकार का आहार देना चाहिए। जानवर को देखो आहार बहुत कई प्रकार के होते हैं, संतुलित आहार, पूर्ण आहार और वर्धक आहार, निर्वाह आहार। तो इन सब आहारों में अच्छा आहार जो कहलाता है वो होता है आदर्श आहार। आदर्श आहार कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा आहार है जिसमें शरीर की जो आवश्यकता है पोषक तत्व की वो पूर्ति तो होती है, लेकिन इसमें ऐसे तत्व भी दिए जाते हैं जो पूर्ति के साथ साथ उत्पादन में भी मदद करे, यानी उत्पादकता भी मिलती रहे, जिससे दूध का उत्पादन भी बढ़ता रहे। जैसे निर्वाह आहार भी होता है, तो निर्वाह आहार केवल इसमें ऐसे आहार दिया जाता है, ऐसे चारे या ऐसे पोषक तत्व या खली ऐसी शामिल किया जाता है जिससे केवल निर्वाह चलता रहे। लेकिन आदर्श आहार बेस्ट आहार होता है जिसमें ऐसी खलियाँ दी जाती है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो और फैट % ज़्यादा हो, जिससे दूध का उत्पादन बढ़े। कहने का तात्पर्य है, जैसे मैं यदि खली का शुद्ध रूप में आपसे बात करूं
तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा मूंगफली की खली में होती है। तो मूंगफली की खली में 7.5 से 7.8, या इसे अधिकतम हम कहें तो 8% तक इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो ऐसी खली पशुओं को खिलाया जाता है जिसमें दूध का उत्पादन बढ़े और फीड परसेंटेज भी बढ़े। तो आदर्श आहार देना चाहिए जिससे अधिक उत्पादन मिल सके। अब 189 क्वेश्चन, 50 किलोग्राम शरीर भार वाली भैंस के लिए कितने शुष्क पदार्थ को प्रतिदिन आवश्यकता है? कहने का तात्पर्य है शुष्क पदार्थ यानी चारा। यदि 500 किलोग्राम की यदि भैंस है, 500 किलोग्राम की भैंस है, तो उसे प्रतिदिन कितने चारे की आवश्यकता पड़ेगी? तो हमें उसे 15 किलोग्राम शुष्क चारा देना होगा। फिर 190 क्वेश्चन हम देखेंगे, भैंस को कौन सी खली खिलाने से घी रवेदार हो जाता है? कहने का मतलब ये घी तो अच्छा बनता है, खली खिलाने से फीड परसेंटेज बढ़ता है और घी अच्छा बनता है, लेकिन उसमें कई सारे देखा जाता है कि किस खली खिलाने से कौन सा पोषक तत्व बढ़ेगा और घी में स्वाद कैसे बढ़ेगा और उसकी बनावट जो है वो कैसी अच्छी रहेगी। तो यदि हम बिनौले की खली की हम बात करें तो बिनौले की खली हम यदि खिलाते हैं तो घी रवेदार बनता है। रवेदार यानी कि उसमें घी जमने के बाद छोटे छोटे उसमें रवे होते हैं, दाने जैसा हो जाता है, यानी कर्णिकाएं बन जाती है। और ये बिनौला की खली मैं आपको बता दूं, बिनौला किसे कहते हैं? ये बिनौला जो है एक कपास का बीज होता है, यानी जब कपास उत्पादन किया जाता है उसकी डोंडे लाए जाते हैं, तो डोंडे के अंदर से रुई निकालने के बाद पूरा रेशा निकालने के बाद जो बीज बचता है और उसी बीज से बिनौले की खली बनाई जाती है और उसी बीज को बिनौला भी कहते हैं। तो यदि उसकी हम खली खिलाते हैं तो घी रवेदार होता है। और यदि हम बिनौले की खली की हम बात करें तो उसमें नाइट्रोजन परसेंटेज 6% होता है, 6%, लगभग 6% होता है। और बहुत सारी खली के बारे में मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने मूंगफली की खली के बारे में आपको बता ही दिया है कि नाइट्रोजन 7.5 से 7.8% तक होता है। अलसी की खली की मैं बात करूं तो 5.5% नाइट्रोजन होता है। और सरसों की खली की मैं बात करूं तो 5.1 से 5.3% नाइट्रोजन होता है। तो दोस्तों आप बिल्कुल इन चीज़ों को ध्यान में रखें, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन बनता है कि मूंगफली की खली में नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। तो 7.5 से 7.8%, अधिकतम 8%। फिर पूछता है बिनौले की खली में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो बिनौले की खली में नाइट्रोजन की मात्रा 6% होती है। तो ये छोटी छोटी बात आप पूरी याद रखिए। इसके बाद में सबसे अधिक कच्ची प्रोटीन की मात्रा कौन सी खली में होती है? बिनौले की खली में कच्ची प्रोटीन की मात्रा होती है। एक 400 किलोग्राम शरीर भार वाली गाय के निर्वाह के लिए कितनी पाचक कच्ची प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 0.25 किलोग्राम कच्ची प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक 400 किलोग्राम शरीर भार वाली गाय के लिए कितना शुष्क पदार्थ प्रतिदिन आवश्यक है? जैसे 500 किलोग्राम भैंस की हम बात किए थे तो उसको 15 किलोग्राम प्रतिदिन शुष्क आहार देते हैं यानी चारा देते हैं। इसी प्रकार यदि 400 किलोग्राम की गाय है तो उसको हम जो है 10 किलोग्राम चारा देते हैं। लिग्निन एक भाग है, लिग्निन ये एक कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन ये चारा में जो है रेशा को लिग्निन कहते हैं। तो उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट का ही ये भाग है। 195वां क्वेश्चन, एक गर्भवती गाय को अतिरिक्त पोषण की आहार गर्भ धारण करने के कितने समय बाद होती है? कहने का मतलब ये है जब जैसे ही गाय ने गर्भ का धारण कर ली तो कितने समय के बाद हमें उसको अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। देखो पोषण आहार तो हम दे ही रहे हैं उसे, लेकिन जो हम पहले से दे रहे हैं उससे हमें कुछ बढ़ा के देना पड़ेगा, क्योंकि अब उसके विकास के साथ साथ में उसका बच्चा का भी निर्माण होगा, तो उसके लिए भी अतिरिक्त पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम 1 माह जैसे उसने गर्भ धारण कर ली उसके 1 माह के बाद हम जो है उसको अतिरिक्त आहार देना प्रारंभ कर देते हैं। और जो गर्भ धारण करती है उस पीरियड को जो 280 दिन का होता है गाय का, उसको जेस्टेशन पीरियड कहते हैं।
उसके बाद वो दूध देना चालू करती है, जिसे लैक्टेशन पीरियड कहते हैं, वो 300 दिन का होता है। और एक पीरियड और आता है ड्राई पीरियड, जब वो खाली होती है और दूध भी नहीं देती है, जिसे शुष्क पीरियड कहते हैं, वो होता है 60 दिन का। तो ये पीरियड आपको ध्यान रखना है, ये पीरियड से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एक गाय जिसके सींग पर 7 छल्ले हैं, उसकी आयु क्या होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि पहला छल्ला जो है गाय या भैंस जानवरों में, उनकी सींगों में पहला छल्ला जो है 2 साल में आता है। फिर इसके बाद में 2 साल के हर साल में एक छल्ला आता है। तो यदि 5 छल्ले हैं तो 2 साल का एक छल्ला और बाकी के 4 छल्ले, तो आप अनुमान लगा लीजिए। तो 4, एक गाय जिसके सींग पर 5 छल्ले हैं उसकी आयु क्या होगी। हाँ, 7 साल की होगी। कितने होगी? 7 साल की होगी। 197वां क्वेश्चन, दूध से क्रीम का पृथक्करण करने के लिए सबसे उत्तम तापक्रम कौन सा है। तो दूध से क्रीम पृथक करने के लिए, यानी आप जैसे पता है कि क्रीम से निकालने के लिए एक यंत्र होता है क्रीम सेपरेटर। तो जब हम दूध से एक क्रीम निकालते हैं तो उस समय तो 60 फ़ारेनहाइट तापमान होना चाहिए। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे 198वें क्वेश्चन, खोआ है एक। खोआ तो आप जानते ही हो, दूध का स्कंदित दुग्ध पदार्थ है जिसको गर्म करके तैयार किया जाता है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे 199वां क्वेश्चन, मक्खन बनाने के लिए क्रीम का उदासीनीकरण निम्न में से किससे करते हैं। तो मक्खन बनाने के लिए क्रीम का यदि उदासीनीकरण करना है तो साधारण नमक के माध्यम से करते हैं। और क्रीम से मक्खन बनाने के लिए क्रीम में अम्लता प्रतिशत होती है। क्रीम से यदि मक्खन बनाना है तो उसमें अम्लता 0.15 से अधिक होती है। तो दोस्तों बस आज का वीडियो में इतना ही। जैसे मैंने आज आपको पीएटी के बारे में, हमारे कल का सेशन और आज का सेशन मिलाकर पूरे 100 क्वेश्चन हुए। ये कृषि का भाग द्वितीय था, जिसमें हमने पीएटी में जो आए हुए हैं पुराने क्वेश्चन को हल किए थे। अब इसके बाद में कल मैं आपके लिए और नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट्स जरूर करें। यदि आपके पास यदि कोई प्रश्न हो तो वो भी मुझे आप कमेंट्स जरूर करें, ताकि मैं आपके प्रश्नों का आंसर दे सकूं। तब तक के लिए थैंक यू।